आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट की, जो कि है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसा माना जाता था कि लाइट एक वेव नेचर शो करती है। ये हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर देखा था, लेकिन उस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तब 1802 में थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और ये साबित किया था कि ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ये फिनोमिना बिल्कुल सही है। और इससे उन्होंने यह बताया था कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर भी होता है। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आपको इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना बेहद ही ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उसका हम सबसे पहले देखेंगे अरेंजमेंट क्या किया था उन्होंने। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यंग ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक स्लिट इस ली थी जो कि बहुत ही नैरो थी, जिसकी विड्थ माना जाता है कि वो अबाउट 1 मिलीमीटर होनी चाहिए, जिस पे उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई थी। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ये हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस स्लिट के आगे एक उन्होंने और स्लिट लगाई थी, लगभग 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरी स्लिट उन्होंने लगाई थी, जिसमें 2 स्लिट थे जो ए और बी थे, जिनके बीच की दूरी लगभग 1.5 मिलीमीटर थी। अब इन दोनों स्लिट के आगे कुछ ही दूरी पर लगभग 2 मीटर के डिस्टेंस पे उन्होंने एक स्क्रीन रखा था। अब उस स्क्रीन पे जैसे ही इन्होंने इंसिडेंट लाइट फॉल्स कराई थी, तो उस पे हमारे ब्राइट और डार्क बैंड्स का फॉर्मेशन हो गया था। उन ब्राइट और डार्क बैंड्स को इन्होंने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का नाम दिया था। अब वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो थे, अगर हम किन्हीं एक स्लिट को अगर ढक देते तो वो जो फ्रिंजेस थी हमारी, वो डिसअपियर हो जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती थी। तो इससे हमें ये जो एक स्लिट को ढक देने से ये जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो थी ये डिसअपियर हो जाती थी। इससे हमारा कंक्लूजन निकलता था कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर है। तो जो यंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कुछ इस तरह से था। उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया था जो कि हमारा लेज़र लाइट था। उसके आगे उन्होंने एक सिंगल स्लिट रखी थी। अब इस सिंगल स्लिट के आगे एक उन्होंने डबल स्लिट रखी थी जो कि थी ए और बी। इन ए और बी के बीच की जो दूरी थी वो 1.5 मिलीमीटर थी, और इन दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 10 सेंटीमीटर। अब इससे कुछ दूर पर उन्होंने एक स्क्रीन रखा था। उस स्क्रीन की दूरी 2 मीटर थी लगभग। अब होता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि जैसे ही इन्होंने यहाँ से लेज़र लाइट डाली थी, तो ये यहाँ से वेव्स चलना स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो सिंगल वेव थी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई यहाँ से। अब हम इसको मान सकते हैं, ये जो हमारी डॉटेड लाइन है इसको हम ट्रफ मान सकते हैं, और ये जो हमारी आर्क है, ये वाला आर्क, इसको हम क्रस्ट मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट वेव है उसको हम साइन वेव में रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन वेव क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चल रही हैं लाइट वेव। वो 2 स्लिट से यहाँ से उनका रे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वो इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती हैं। अब यहाँ से इनका
एक इंटरफेरेंस होता है जो कि हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे ऑब्टेंड होते हैं, ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो होता है जब किसी एक वेव का क्रस्ट किसी दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल हो, या किसी पहले वेव का जो ट्रफ है वो दूसरे वेव के ट्रफ पे फॉल हो। तो इस स्थिति में जो इन दोनों का सुपरपोजिशन की वजह से जो इंटेंसिटी होती है फाइनल जो हमारी वेव बनती है उसकी, वो मैक्सिमम होती है। तो जब किन्हीं दो वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से, अब वो सुपरपोजिशन कैसा होगा, दोनों के क्रस्ट आपस में फॉल होंगे और ट्रफ आपस में फॉल होंगे, तो उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको हम साइन वेव से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी पहली वेव थी और ये हमारी दूसरी वेव थी। अब हम देख सकते हैं कि जो इसका क्रस्ट है इसके क्रस्ट के जस्ट ऊपर है और जो इसका ट्रफ है इसके ट्रफ के जस्ट ऊपर है। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से जो हमारी एक नई वेव बनती है वो कुछ इस तरह से उसका रिजल्टेंट बनेगा, और इस रिजल्टेंट वेव को हम देख सकते हैं इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर है। तो इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या होता है, किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे फॉल होता है। ऊपर हमने कंस्ट्रक्टिव में देखा क्रस्ट फॉल होता है एक दूसरे पर और ट्रफ के ऊपर दूसरा ट्रफ फॉल होता है, लेकिन यहाँ क्रस्ट ट्रफ पे फॉल हो या ट्रफ क्रस्ट पे फॉल हो तो यहाँ पास दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है। इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम साइन वेव कर्व से इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट वेव है y1 और ये जो हमारी है ये सेकेंड वेव है डॉटेड से जो हमने यहाँ पास किया। अब इसका क्रस्ट पे इसका ट्रफ है और इसके क्रस्ट पे इसका ट्रफ है, तो इसका जो सुपरपोजिशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेव हमारी बनेगी वो ये वाली बनेगी कुछ इस तरह से। अब हम देख सकते हैं इसकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो गई है, बहुत ही कम, इन दोनों का सम के बहुत ही कम हो गई है। तो इस तरह का इंटरफेरेंस हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो अब हम देखते हैं अपने यंग्स का एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से इस तरह से वेव चलती हैं क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में दोनों तरह से। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये जो हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है ये हमारे रिप्रेजेंटेशन है जब दो ट्रफ मिलते हैं और क्रस्ट मिलते हैं। ये यहाँ पास हम देख सकते हैं डॉटेड मिले हैं, तो हमारे दो ट्रफ मिले हैं आपस में और ये कर्व मिले हैं तो ये क्रस्ट मिले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब दो क्रस्ट या ट्रफ मिलते हैं तो उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और जो स्क्रीन पर हमें ऑब्जर्वेशन होता है वो ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। और ये जो क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट इस तरह से किया है, ये हमारा जब कोई क्रस्ट ट्रफ मिलता है या ट्रफ क्रस्ट मिलता है तब हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है इस तरह से, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से हमें डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये जो फ्रिंजेस का ऑब्टेन्ड होना है वो कुछ इस तरह से है कि ब्राइट फ्रिंज तभी ऑब्टेन्ड होगा हमारा जब हमारा इंटरफेरेंस कॉन्स्ट्रक्टिव होगा। दैट मीन्स हमारा क्रस्ट मिले या ट्रफ मिले, लेकिन जो हमारा ये डार्क फ्रिंजेस का ऑब्टेन्ड होना है इस पे हमारी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। और ये तब ऑब्टेन्ड होती है
जब हमारा क्रस्ट ट्रफ मिले या ट्रफ क्रस्ट मिले। तो ये था यंग्स का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अगर हम इनमें से किसी भी एक स्लिट को ढक दें तो यहाँ से ये जो पैटर्न हमारा है ये हमें ऑब्टेंड नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि लाइट वेव के फॉर्म में चल रही है, आगे बढ़ रही है। अब ये अल्टरनेट हमें फ्रिंजेस ऑब्टेंड होते हैं इस तरह से। बीच में हमारा जो होता है वो सेंट्रल ब्राइट होता है, उसके दोनों तरफ हमारा इक्वल डिस्टेंस पे डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड होते हैं। अगेन डार्क के बाद ब्राइट हमें फ्रिंज मिलती है और इधर भी डार्क के बाद ब्राइट। तो ये ऐसा पैटर्न हमें देखने को स्क्रीन पे मिलता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इनके बीच का स्पेस बिल्कुल इक्वल होता है। दीज ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर अल्टरनेटिवली इक्वली स्पेस्ड। अब अगर ये जो हमारा ऊपर अब एक्सपेरिमेंट में जो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया था, अगर इसको हम वाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो हमें फ्रिंजेस मिलती हैं ब्राइट और डार्क, ये हमारी कलरफुल फ्रिंजेस में बदल जाएंगी। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अगर हम इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को वाइट लाइट में रिप्लेस्ड कर दें तो हमें क्या ये पैटर्न मिलेगा? तो हमें ये पैटर्न तो मिलेगा लेकिन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, हमें कलरफुल फ्रिंजेस यहाँ ऑब्टेंड होंगी जिनकी फ्रिंज विड्थ जो होंगी वो अनइक्वल होंगी। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे फ्रिंजेस हैं इनकी विड्थ कितनी होगी, इसका भी कैलकुलेशन थॉमस यंग ने कर लिया था। तो जो हमारी फ्रिंज विड्थ होंगी उसका फॉर्मूला हमारा होता है जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब हम इस फॉर्मूले से क्या देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, क्योंकि इस फॉर्मूले में लैम्डा की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हमें क्या ऑब्जर्व इससे हम कर सकते हैं कि जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड टू स्लिट्स, जो कि हमारा कैपिटल डी है। इसको हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल डी हमारा होता है ये डिस्टेंस बिटवीन होता है हमारी ये जो टू स्लिट्स हैं इसके और स्क्रीन के बीच का ये डिस्टेंस, ये हमारा कैपिटल डी होता है जो कि हमने 2 मीटर यहाँ लिया था। तो ये हो गया हमारा कैपिटल डी। और थर्ड हमारा होता है कि ये जो फ्रिंज विड्थ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस के, जो कि हमारा स्मॉल डी है। अब ये टू सोर्सेस क्या हैं ये हम फिगर में देख लेते हैं कि जो हमारी ये जो स्लिट ए था और स्लिट बी था इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल हम क्या यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो ये दो स्लिट और स्क्रीन के बीच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस के। और हमारा इस पर भी डिपेंड करता है इन कौन सी लाइट की हम वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा बन जाता है बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोट निकल के आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर हम रेड मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें और वॉयलेट मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि हमारे फॉर्मूले में था बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ पे डिपेंड होता है। तो जो हमारा वेवलेंथ रेड कलर का होगा वो ज़्यादा होता है वॉयलेट कलर के वेवलेंथ से। तो अब जो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ हमारी होगी वो ज़्यादा वाइडर होगी वॉयलेट कलर के फ्रिंज विड्थ के। तो अभी तक हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमने 2 कोहेरेंट सोर्स यूज़ किए थे लाइट के, उनके जो वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है
मान लेते हैं कि जो पहली वेव हमारी थी उसका जो वेव फॉर्म था ए साइन ओमेगा टी था, और सेकंड जो हमारी वेव थी उसका बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। अब यहाँ पास ए और बी हमारा एम्पलीट्यूड है और फाई तो हमारा फेज डिफरेंस है ही। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमारी थर्ड वेव होगी जो इन दोनों के सुपर इम्पोज की वजह से होगी, उन दोनों का इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वो सम के बराबर होगी। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। इसको भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। तो ये दोनों का जब हम एडिशन कर देंगे तो हमें इस तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, जो कि हमारा होगा फर्स्ट वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab दोनों के एम्पलीट्यूड का 2 टाइम्स कॉस फाई इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस के। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा दोनों वेव का। अब एक चीज़ हमें और देखने को मिला कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, तो हमें जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिला है इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। दैट इज जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये हमारा बन जाएगा आई। अब इसका जो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला नोट करना है और ये रिलेशन हमें याद रखना है, जिससे हमें ये रिलेशन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब हमारा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब हमारा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस की। तो अब ये जो हमारा कॉस फाई ये वाला होता है ये हमारा 1 होगा, तभी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो कि मैक्सिमम होता है। अब यहाँ कॉस फाई जब 1 होगा तो जो फाई की वैल्यू हमारी है, अब फाई क्या है फेज डिफरेंस, इसकी वैल्यू होगी 0, 2 पाई, 4 पाई। तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो होगा 2n पाई। ये आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है 2n पाई होता है। अब यहाँ पास n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होगी, और जो कॉस फाई होता है ये 1 होता है। अब यहाँ पास सेकेंड टर्म हमारा तो फेज डिफरेंस हमारा ये हो जाएगा। पाथ डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, जिसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं, ये हमारा होगा n लैम्डा। n आपकी इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से इन दोनों चीज़ से आप ये कंक्लूजन निकालते हो कि जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो आपका होगा इन दोनों के, क्योंकि हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ से निकल के आता है, अगर यहाँ पास कॉस फाई की वैल्यू हम 1 रख दें तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 2ab, और ये हमें एक फार्मूला मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हमारा होगा वो r इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास, तो हमारा जो r मैक्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। अब हमें पता है कि जो I मैक्स होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो अब इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारा होगा I मैक्स। अब क्योंकि I मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक के हमने कांस्टेंट यहाँ ले लिया, तो जो हमारा I मैक्स हो गया वो के इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये कंडीशंस थी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस हमारी, यही सारी कंडीशंस क्या होंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो कॉस फाई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1, और ये मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ होगी। अब जब कॉस फाई की वैल्यू हमारी -1 होगी तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारा होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो इससे हम फॉर्मूला एक बना सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हमारा होगा 2n-1 इन ब्रैकेट क्लोज, ये पाई हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए,
ये फार्मूला आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए लर्न कर लेना है। और जो cos फाई की वैल्यू होगी वो -1 होगी। सेकेंड चीज़ आपको याद करनी है पाथ डिफरेंस, जो कि डेल्टा एक्स होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n-1 λ/2 होगा। ये भी आपको याद कर लेना है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस याद रखना है, और डिस्ट्रक्टिव का भी फेज डिफरेंस क्या है और पाथ डिफरेंस क्या है ये याद रखना है। अब इसी से हम कंक्लूड करते हैं जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो अब हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो हमारा यहाँ से निकल आएगा कि हमारा जब cos फाई की वैल्यू -1 होगी तो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा होगा वो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड, अब यहाँ क्योंकि हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो मिनिमम मिलता है, तो ये हमारा आर मिन हो जाएगा a - b। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन होता है वो ये होता है। तो हमारा जो आई मिनिमम निकल के आएगा, इंटेंसिटी मिनिमम, वो के ए कांस्टेंट और a - b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, और ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला था, ये हमें याद रखना है। पहले वाले सेशन में आपने आई मैक्स का जो देखा था रिलेशन a + b का होल स्क्वायर था, और इसमें आई मीन का रिलेशन आपने देख लिया है। तो कभी कभी पूछ लेता है आई मैक्स और आई मीन का रेशियो क्या होगा। अब a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे देगा, तो उसके लिए जो मेन फार्मूला बनेगा आई मैक्स अपॉन आई मीन होगा, वो a + b का स्क्वायर अपॉन a - b के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही होगा। यहाँ पास आपको एम्पलीट्यूड की कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, और आपको आई मैक्स और आई मीन का रेशियो निकालना होगा। इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है एक रिलेशन जो कि हमारा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का है। तो जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन होता है वो हमारा नीचे इस बॉक्स में गिवन है, जो कि है जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस के। तो जो फाई = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो आई होप आज का वीडियो आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर जो था वो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।